हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th जैक केमिस्ट्री का सेट 4 जो है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है 2HI गिव्स H2 + I2। इसमें पूछ रहा है मोलिकुलरिटी क्या है। तो मोलिकुलरिटी इसमें कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसका मोलिकुलरिटी जो है इस रिएक्शन का 2 हो जाएगा। तो मोलिकुलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो। देखिए ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। इसलिए मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। पूछ रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इसका आयनाइजेशन आइसोमर देखिए ये हो जाएगा, आंसर लिखा हुआ है। तो आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, आयनाइजेशन मतलब होता है टूटना। तो देखिए ये कंपाउंड को जब तोड़ेंगे तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ये आ जाएगा आपका प्लस और यहाँ पर माइनस, मतलब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देगा और यहाँ पर सल्फेट आयन देगा। SO4 पर 2- होता है। अब देखिए इसका ये दोनों का फॉर्मूला आपस में सेम है। देखिए यहाँ भी कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया अमोनिया, ब्रोमीन ब्रोमीन, सल्फेट सल्फेट। लेकिन जब इसको पानी में डालेंगे तो देखिए A + A- Br- देता है यहाँ पर एन आयन, यहाँ सल्फेट आयन। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन टूटने के बाद क्या होता है, अलग अलग आयन देता है। इसलिए ये इस कॉम्प्लेक्स का ये आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, राइट द IPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखिए COH, इसको H2C2O4 भी बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं क्या करते हैं, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए 1 2, तो 2 कार्बन हो गया और दोनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर इथेन 1 2 पोजीशन के साथ लिखेंगे डाइओइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए डाइओइक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त का जो थक्का जमता है, कटने के बाद जो थोड़ा देर बाद देखते हैं हम लोग क्या अपने आप ब्लड रुक जाता है, किस विटामिन के कारण। तो विटामिन क्या है, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के कारण क्या होता है, ब्लड कोगुलेट कर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम ऑफ ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ नायलॉन 66। नायलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर है। आप लोग पढ़े होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोलते हैं, कि वैसा पॉलीमर जो 2 मोनोमर के मिलने से बनता है, और जब वो मिलता है आपस में, जब मोनोमर मिल के पॉलीमर बनाता है तो उसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया वाटर ये सब क्या होता है, निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो नायलॉन 66। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है इसे कि नायलॉन 66 का क्या मोनोमर है। तो इसमें 6 कार्बन का 2 मोनोमर मिलता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो इसका मोनोमर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नेम ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बोल रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए, उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कैसा बिहेव करता है, एंटीसेप्टिक के जैसा, और 1% सॉल्यूशन जो है फिनॉल का वो कैसा बिहेव करता है, डिसइंफेक्टेंट के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो सेक्शन ए का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। अब देखिए यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मतलब सीधा ये क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में अंतर पूछ रहा है। तो इस टॉपिक पे एक वीडियो हम बनाकर डाल दिए, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा हो ऑर्डर, एक तरफ लिखा हो मॉलिकुलरिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आप लोग को लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखे ऑर्डर, एक तरफ मोलिकुलैरिटी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं डेफिनेशन लिख दें ऑर्डर का डेफिनेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म रहता है उसको ऐड करते हैं तो वही हो जाता है ऑर्डर। अब देखते हैं हम लोग मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी में फर्स्ट पॉइंट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज दैट मीन्स एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को बोल देते हैं मोलिकुलैरिटी। अब ऑर्डर का सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, इट कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड जीरो। ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि मोलिकुलैरिटी के साथ वैसा नहीं है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। ऑर्डर जो है क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है। ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ से कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मोलिकुलैरिटी क्या है, थ्योरेटिकल टर्म है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इट कैन बी ग्रेटर देन 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 से ज़्यादा हो सकता है, जबकि मोलिकुलैरिटी के साथ ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई रेट लॉ ऐसा है, R इक्वल टू के A टू दी पावर x B टू दी पावर y, तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ कोई रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यहाँ कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 2, तो मोलिकुलैरिटी हो गया 2। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बोल रहा है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए एक तरफ लिखे एडजॉर्प्शन, एक तरफ लिखे एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए एडजॉर्प्शन है, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जो एक्यूमुलेशन होता है उसी बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे देखिए इस पेज पर हम लोग इंक से लिख रहे हैं, तो इंक का पेज के सरफेस पर क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा ब्लेड उलेड से साफ करेंगे तो ये हट जाएगा, तो एडजॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन देखिए, एब्जॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच वन सब्सटेंस टेक्स अप अनदर सब्सटेंस थ्रू अ स्पेस बिटवीन देम। इसमें क्या होता है कि वन सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर भी रहता है और बल्क में मीन्स अंदर भी चला जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे रुई को हम लोग पानी में डुबा देते हैं, तो पानी का जो कंसंट्रेशन है, पानी का अमाउंट जो है वो रुई के सरफेस पर भी रहता है, अंदर में भी चला जाता है, तो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ गए। देखिए अब दूसरा पॉइंट में यहाँ पर क्या है, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। एब्जॉर्प्शन जो है सरफेस फेनोमेनन है, क्योंकि सरफेस पर ही जो कंसंट्रेशन है वन सब्सटेंस का वो ज़्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन इट इज ए बल्क फेनोमेनन। बल्क मीन्स क्या होता है, ये अंदर बाहर दोनों जो सब्सटेंस जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसका बाहर में सरफेस पर भी और अंदर में भी दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम होता है, इसीलिए इसको बोला गया बल्क फेनोमेनन। तीसरा में देखिए लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मतलब जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है। जैसे हम लोग जो ये पेज है उससे हम लोग क्या पेन से लिख रहे हैं, तो ये इंक का एडजॉर्प्शन हुआ है, तो इंक जो है वो क्या हो गया, एडजॉर्बेट। तब यहाँ क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बल्क। मतलब जो बल्क अंदर में जो कंसंट्रेशन होगा उससे डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इन दिस फेनोमेनन कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। मतलब जितना बाहर में होगा कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब सब्सटेंस का, उतना ही अंदर में होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, कि वैसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन का, वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल वाटर वेपर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप लोग कहीं पर जूता का दुकान या फिर लेदर, जहाँ पर लेदर शू या क्या बोलते हैं बेल्ट उल्ट जो बिकता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं जब आप लोग तो देखते हैं, खोलते हैं तो पैकेट में छोटा छोटा जो बालू टाइप का सब्सटेंस कुछ भरा हो रहा था, वो क्या रहता है, सिलिका जेल। तो उसको डाला जाता है ताकि जो मॉइस्चर जो है इन्वायरमेंट उसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और सब जो भी उसमें ऑब्जेक्ट है उसको ख़राब होने से रोक दे। तो सिलिका जेल वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके उसको प्रिवेंट करता है ख़राब होने से। एब्जॉर्प्शन का क्या एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो रुई है वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम का क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला में, तो देखिए ये इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ प्लेटिनम है, तो जिसका निकालने बोला उसका मान लिए है एक्स प्लस अमोनिया क्या है मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स पर टोटल चार्ज क्या होता है 0, 6 है तो 0 × 6 कर दिए, प्लस क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड का होता है -1 × 4 और टोटल पर चार्ज कितना है 0 है, तो एक्स प्लस यहाँ 0 हो गया, -4 = 0, तो ऊपर गया उधर गया राइट हैंड साइड गया तो एक्स = +4, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो गया +4। दूसरा में देखते हैं K3 FeCN का होल 6 है, यहाँ निकाल रहे हैं, तो पोटेशियम का कितना होता है 1 फिक्स है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1 × 3 प्लस आयरन का यहाँ पर मान लिए कितना x और साइनाइड का होता है -1, तो -1 × 6 और टोटल पर चार्ज कितना है 0 है, तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = कितना हो गया +3। तीसरा नंबर में है NiCO का होल 4, तो Ni को मान लिए x, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कंपाउंड है 0, 0 × 4 और टोटल पर चार्ज कितना है 0, तो x = 0। और वैसे भी मेटल कार्बोनिल जो होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इसका 0 होता है, इसीलिए जो मेटल और कार्बोनिल मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो वीक बॉन्डिंग होता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट, यहाँ पर मतलब कन्वर्सन दिया हुआ है, 2 कन्वर्सन है। फर्स्ट में है प्रोपानॉन टू प्रोपिन बनाना है, तब प्रोपानॉन देखिए ये हुआ CH3 COCH3, प्रोपेन टू ओन या प्रोपानॉन या इसको एसीटोन, इसका कॉमन नेम क्या है एसीटोन है। तो सबसे पहले यहाँ पर LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको किस में रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, प्रोपेन टू ओल बना दिया। अब क्या करते हैं देखिए प्रोपेन टू ओल है 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको एसिड कैटला हाइड्रेशन कौन के H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब एसिड कैटला हाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या बना देता है अल्कीन, मतलब प्रोप 1 इन या प्रोपिन या 1 प्रोपिन। ठीक है, तो हमको एसीटोन से प्रोपिन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए इथानॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, इथानॉल से हमको कन्वर्ट करने बोला है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। तो देखिए इथानॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल है, इसको जब अल्कोहल के 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर 573 केल्विन के ऊपर पास कराते हैं तो क्या बना देता है इथानॉल, या इसी का कॉमन नेम क्या है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और जब इसका हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं, मतलब डाइल्यूट NaOH या एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है CH3CHO जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ नेमिंग 1 2 3 4, 3 पे क्या है OH है, तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है CHO है, इसलिए इसको सब्सटीट्यूएंट के रूप में बिहेव कर लिए, और OH का जो सब्सटीट्यूएंट नाम है क्या हाइड्रोक्सी है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ब्यूटानॉल हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज, और सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या मोनोमर बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए सुक्रोज, इसका फॉर्मूला C12H22OL11, इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 C6H12O6, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये दोनों आइसोमर है इसलिए दोनों का फार्मूला क्या है सेम है। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देगा। ठीक है, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस सेकंड में क्या है लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, लैक्टोज का भी फार्मूला वही C12H22OL11, जिसका भी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर देता है देखिए बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, C6H12O6 बीटा डी गैलेक्टोज और C6H12O6 बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, सी में क्या है आपका माल्टोज का भी वही फार्मूला है C12H22O11, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो यहाँ देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स अल्फा डी ग्लूकोज दे देता है। तो ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जिसको इस तरह से लिखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स विथ एग्जाम्पल। हो रहा है पहले टर्म पॉलीमराइजेशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए और डिफ्रेंशिएट कीजिए नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर के बीच में एग्जाम्पल के साथ। ठीक है,
तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच द मोनोमर ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड क्या, पॉलीमराइजेशन। देखिए यहाँ डिफरेंस बोला है, बोल रहे नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर के बीच। तो नेचुरल पॉलीमर क्या हो गया, देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। नेचुरल मतलब नेचर से, जो तो नेचर में क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल। फर्स्ट पॉइंट हो गया इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। सिंथेटिक पॉलीमर में क्या हो जाएगा, इट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन इन लैब, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेचुरल पॉलीमर जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, जबकि सिंथेटिक पॉलीमर जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, इट इज़ इजीली डिग्रेड्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि नेचुरल पॉलीमर जो होता है बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाता है, मतलब छोटे छोटा पार्ट में टूट जाता है। जबकि सिंथेटिक पॉलीमर में इट इज़ हार्ड टू डिग्रेड्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बैक्टीरिया वायरस के द्वारा छोटा छोटा पार्ट में डिग्रेड्स नहीं हो पाता है, ठीक है। इस नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, रबर, ये सब क्या हो गया नेचुरल पॉलीमर। नायलॉन 6, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपका सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव, गिव वन एग्जांपल। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, एक एग्जांपल के द्वारा बताइए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, कि ये फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, क्या कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो फूड को बचाता है, भोजन को बचाता है, किससे, बर्बाद होने से। किससे, कैसे बर्बाद होता है, ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, उसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब के बढ़ने से क्या होता है, फूड स्पॉयल हो जाता है, जिसको बचाने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, तो वो हो गया फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे एग्जांपल के टेबल सॉल्ट, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, मतलब जो खाने के रूप में हम लोग टेबल पर यूज़ करते हैं वही गया टेबल सॉल्ट। शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, सोडियम बेंजोएट, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें क्या नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, तो सब क्या प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। ये तेल ज़्यादा डालते हैं तो अचार जो है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, तो वो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।